नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और इस समय चुनाव के विश्लेषण चल रहे हैं और बहुत सारे विश्लेषण जो देखने में आ रहे हैं उनको देख-देख के हमें तो बड़ी हैरत होती है, हमारे रोमांच हो जाता है, सर के बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे-ऐसे विश्लेषण देखने में आ रहे हैं और ऐसे विश्लेषणों के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं मनीष ठाकुर जी। सर मनीष जी, नमस्कार, स्वागत है दर्शकों को आपका भी बहुत बहुत जयपुर डायलॉग्स पर। नमस्कार सर, बहुत आभार सर, दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आपके जो मीडिया के मित्र हैं, उनको क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है कि बौरा गए हैं कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनका नैरेटिव फेल हो सकता है। इतनी बार फेल हुआ, उसके बाद भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तो देख-देख के हैरान हूँ, कैसी-कैसी बातें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि नॉर्थ वाले जो हैं वो अनपढ़ हैं और गँवार हैं और उनके फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, उनको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया। लेकिन जब जिताया था, तब ऐसी कोई बात नहीं कही थी। बिल्कुल सर, और उसी नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश भी आता है सर, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। उसी नॉर्थ में पंजाब आता है, उस पंजाब में हाल तक सरकार थी, और उसी नॉर्थ में आपका राजस्थान है, जो अभी तक जो है कार्यकारी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अशोक गहलोत ही हैं, भले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ये कमाल की बात यह है कि जब राजस्थान में गया था, कुछ शहर घूमना हुआ मेरा, तो जब मैं वहां से लौटा तो मेरे जो पत्रकार साथी हैं जो मेरे साथ कांग्रेस की रिपोर्टिंग करते रहे, उन्होंने कहा कि क्या मैंने रिपोर्ट देखी तुम्हारी, मनीष वहां तो रिवाज बदल रहा है, वहां जो 5-5 साल के बाद जो परंपरा है वो बदलने वाला है। हमने कहा कैसे समझ रहे हो? तो नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो जमीन पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े संपादक जिन्हें मैं सनसनीबाज कहता हूं, ये सब पूरा राजस्थान सब पूरा बालू फांक करके आए हैं आपके राजस्थान में, और उन सब ने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा माहौल बना दिया कि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सही में पुनः वापसी हो रही है। जबकि उनके लाइव वीडियो यदि रिकॉर्डिंग होते थे, उसके वायरल्स हो रहे हैं पूरे पोस्ट लोगों के, कि राजस्थान की कम मिजाज क्या कह रहा था, राजस्थान में किस कदर जो सांप्रदायिकता जो अशोक गहलोत की है, कांग्रेस की है, कन्हैया लाल का मुद्दा कितना गंभीर था, क्यों राजस्थान की जनता बालकनाथ को ढूंढ रही है। मुझे नहीं लगता इसकी वजह क्या है कि बालकनाथ में क्या योगी आदित्यनाथ से उनमें क्या समानता है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि कोई उम्मीद की कोई योगी जैसा व्यक्ति ही राजस्थान को बदल सकता है। सर मैं गया जयपुर में, आपके शहर में, मैं कुछ ही घंटे के, उस दिन चुनाव वाले दिन ही मैं कुछ घंटे वहां रहा, और इत्तेफाक बस वहां एक 300 साल पुराना मंदिर है, और मैं चौंक गया कि उसका जो पुजारी है वो बेचारा रो रहा है। वो कह रहा है कि 300 साल पुराना मंदिर है, यहाँ कोई पूजा करने नहीं आता, अगल बगल में ना कोई अगरबत्ती की दुकान, ना फूल माला की दुकान। मैं बहुत अफसोस मुझे इस बात को लेकर के हुआ कि ये स्थिति, बगल में जो है वो बहुत बड़ा इलाका है जो राज्य सरकार का है, और उस पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो चुका हुआ है, उसके बाद स्टे लगा हुआ है हाईकोर्ट के द्वारा। ये बताता है कि गुस्से की वजह क्या है, क्यों राजस्थान की जनता अब रिवाज मतलब पूरी तरह से उस रिवाज को बदल देना चाह रही थी, कि मतलब उस रिवाज को कायम रखना चाह रही थी। और मैंने तो यहां कई शो में कहा कि राजस्थान अब गुजरात के लाइन पे है, मतलब जैसे गुजरात में 96 के बाद दोबारा नहीं कांग्रेस आ पाई, मुझे लग रहा है कि राजस्थान में दोबारा बीजेपी कांग्रेस का आना मुश्किल हो गया। कमाल की बात यह कि ये लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं और एकदम से जमीनी हकीकत को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं देख रहा था कि न्यूज 24 जो राजीव शुक्ला जी का चैनल है, जो चाणक्य करके जो जिसका आता है, उसने दावा कर दिया कि 70 सीट राजस्थान में आएगी बीजेपी की। अब देखिए 69 सीट जो है कांग्रेस को आई है। और इंटरेस्टिंग सर ये है कि उस चैनल पे यदि आप मनोरंजन करने जाएंगे यदि, तो वो कूद रहे हैं कि मैं सिर्फ मेरा सही हुआ क्या, तो मध्य प्रदेश के लिए 160 कह रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे कि तुम्हारा राजस्थान का क्या हुआ, तुम्हारा छत्तीसगढ़ का क्या हुआ, तेलंगाना में तुम जो कह रहे थे उसका क्या हुआ। लेकिन एक मध्य प्रदेश, मतलब आप 5 में एक तुक्का आपका जम गया तो आप अपने एग्जिट पोल को सही ठहरा रहे हैं। और कमाल की बात है कि उनके जितने रिपोर्टर हैं जो जमीन पर तलाशते हैं, जो माहौल जानने जाते हैं, उन सब ने कहा कि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी का माहौल ही नहीं है। अब राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, सबसे चौंका दिया छत्तीसगढ़। ये जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि राजनीतिक
वो गणितज्ञ जितने बड़े बड़े हैं, राजनीतिक पंडित, वो हम पत्रकारों के लिए वो कटाक्ष करते हैं राजनीतिक पंडित, कहते हैं राजनीतिक पंडितों का जो है वो सब कुछ धरा का धरा रहेगा। छत्तीसगढ़ ने सबसे ज्यादा चौंका दिया, छत्तीसगढ़ के बारे में कोई नहीं कह रहा था इसका। और मेरा एक साथी है वो कांग्रेस कहते हैं कि मनीष क्या इस देश में भ्रष्टाचार का भी कोई मुद्दा है? ये लाल डायरी और ये महादेव ऐप, महादेव को ठग दिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के मिजाज को, उनके स्टाइल को, उनके वर्क कर, जो आदमी 73-74 साल की उम्र में सब इतना काम करता हो, इतना हम लोग 2-4 शो करने के बाद लगता है कि इतना बोलते हैं, लेकिन जो आदमी जमीन पर इतना काम करता, उससे तुलना उस आदमी की जा रही है जो छुट्टी मनाने अब बैंकॉक चल दिया। मतलब जिसे प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आप इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, वो चल दिया अपना घूमने के लिए, दिसंबर की छुट्टी आ रही है, चल दिया। दिसंबर की छुट्टी चले गए, परसों शायद जाने वाले हैं। मैं देख रहा था कि परसों शायद सिंगापुर, बैंकॉक और कहां कहां 5-6 देशों की उनकी यात्रा है। वो ट्विटर पे जो है वो चल रहा है कि 5 देशों की यात्रा पर वो निकल रहे हैं। अब 5 देशों की यात्रा, वो मैक्सिमम वो मुस्लिम कंट्री है जहां वो जा रहे हैं, वो मैक्सिमम मुस्लिम कंट्री है। तो समझ में नहीं आता कि इस आदमी पर आप क्यों दांव खेल रहे हैं और इस देश की जनता का मिजाज नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, वो विशेषकर से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले पत्रकार बंधु लोग हैं, उनके क्या हाल चाल है? हमने तो देखा उस दिन तो भाई, देख देख के सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई, बोलते हैं ना कि कोई कमी हो गई हो परिवार में। वो बिल्कुल कई लोग तो आंसुओं से रो रहे थे। बिल्कुल, वो चेहरे घूम रहे हैं, स्क्रीनशॉट घूम रहे हैं। आजकल एक बड़े संपादक हुआ करते थे, आजकल खुद का चैनल चला रहे हैं, जमीन पे घूम रहे हैं। अपने जब तक संपादक थे तब तक केबिन से बाहर नहीं निकले, लेकिन अब बेचारा जब खलियर हो चुके हैं तो जमीन पे घूम रहे हैं, पता नहीं किसका एजेंडा लेके घूम रहे हैं। वो लाइव शो कर रहे थे तो उसके स्क्रीनशॉट ट्विटर पे घूम रहे हैं सर। उसमें जो मातम मना रहे हैं, एक समय जब हम लोग जब स्टूडेंट हुआ करते थे, छोटे थे, तो दूरदर्शन के दौर में सेफोलॉजिस्ट बनकर को चेहरा आया करते थे, योगेंद्र यादव। ऐसा लग रहा है कि पूरा मातम मना रहे हैं। उन्होंने तो लगता है नहाना धोना भी छोड़ दिया है मुझे लगता है, और वो बैठ गए ऐसा थोड़ा लेके, लग रहा था इस देश में मातम है। पिछले दिनों जब वो चुनाव हारे थे उत्तर प्रदेश और इन राज्यों में, तो उन्होंने कहा था हम तो पिच तैयार करते हैं, हमारा काम पिच तैयार करना है, बॉलिंग और बैटिंग तो कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ेगी। तो जो लोग खुल करके कह रहे हैं कि या तो आप खुल करके कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले लीजिए, जो पत्रकारों को और सेफोलॉजिस्ट की टीम खुद कह रहे हैं कि हम पिच तैयार कर रहे थे, तो समझ जाइए ये जो कुछ भी आप वीडियो दिखा पाएंगे कि कुछ लोग ऐसे ऐसे यूट्यूबर, उनके बहुत जबरदस्त फॉलोअर्स हैं सर। अब मुझे समझ में नहीं आता, सरकार को पता करना चाहिए कि इनके फॉलोअर्स कौन हैं। जब आप उनके कमेंट्स पे जाएंगे तो उन्हें सब गाली ही दे रहे होते हैं, 90% लोग गाली देने वाले होते हैं, तो इतने फॉलोअर्स कहां से आ जाते हैं, कौन है इनके फॉलोअर्स? तब इन सब चीजों को समझा जाएगा कि ये लोग 8:30 बजे तक जश्न मना रहे थे कि जीत रही है कांग्रेस पार्टी, जीत रही है। दरअसल उसका गेम प्लान मुझे जो समझ में आया, मैं अक्सर कहता हूं कि अदालत लगाने वाले एक संपादक जी हैं, वो विद्यार्थी परिषद से रहे हुए हैं, लेकिन उनके टेलीविजन पे भी इसको चला के देखते हैं थोड़ा सा। जी जी जी, चला के देखिए। 103 डिग्री बुखार, वो आप यूं हाथ लगाइए आपको पता लग जाता है। बुखार के अलावा मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, ये चीज जो मैं समझ में नहीं आ रही, कहा जाता है जब समझ में ना आए तो क्या है, इसका मतलब वो प्यार है। व्यक्ति जिसकी शक्ल सूरत अच्छी ना हो, उसके पास कोई अच्छी नौकरी भी ना हो, और वो लड़की उसके प्यार में पड़ जाती है, पूछते हैं लोग इसमें क्या देखा, तो प्यार है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, जिसको अतुल कह रहे थे कि मामा के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गए, मैं कहती हूँ कि भारत में अब चुनाव भावनात्मक चुनाव हो रहे हैं, इमोशनल वोटिंग हो रही है, जिसमें आप ये नहीं देख रहे, अंधी मोहब्बत है कि आप पूछ रहे हैं कि बीजेपी में क्या देखा, आप पूछ रहे हैं कि 18 साल में आपके इतने बदतरीन हालात थे, आप फिर उस पार्टी को वापस क्यों लाना चाहते हैं? आप अरफा जो रिपोर्ट्स ये बिल्कुल वैसे है जैसे 100 एक दूसरा यदि हो सर वो भी दिखा दीजिए, उस महिला रिपोर्टर का यदि, तब आपको पूरा क्लियर चीजें जो है समझ में आ जाएगा। वो कोई उल्टा सीधा चश्मा करके अपना वो चैनल थी, यदि वो दिखा पाए आप। उल्टा चश्मा, प्रज्ञा है कोई। जी 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 जी, कोई प्रज्ञा है ये। मैंने तो कभी पत्रकारिता करते इसको देखा नहीं है, लेकिन ठीक है। फिलहाल कांग्रेस 16 पर है, बीआरएस 13 पर है। तेलंगाना की ये जो 16 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, ये हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से। देखिए पल पल पर माहौल बदलता जा रहा है। जो मैंने कहा ना, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है, तो मौसम ऐसे ही बदलेगा। कभी जाड़ा होगा, कभी गर्मी होगी, कहीं जाड़ा होगा, कहीं बरसात होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस 46,
46 46 2 सीटों से आगे, 2 सीटों से आगे हो चुकी है। 47 मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गियर पकड़ लिया है। 8:20 का समय हो चुका है और इस 8:20 पर यही बात मैं कह रहा था प्रज्ञा जी आपसे कि 8:30 बजे गाड़ी जो एक्सीलरेटर दबाएगी और 8:30 बजे से 10 बजे के बीच की जो भी ताकत है, जिसकी भी सत्ता आने वाली है, उसकी तस्वीर बिल्कुल क्लियर होने वाली है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पूरी ताकत दिखाई दे जाएगी। जिस भी पार्टी की सरकार आने वाली है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पटखनी देती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में पटखनी देती हुई दिखाई दे रही है। ये वही पटखनी है प्रज्ञा जी जो हम ग्राउंड पर देख पा रहे थे। ये वैसी ही कुछ पटखनी दिख रही है। हालांकि रिजल्ट आने में बड़ा लंबा वक्त। A few moments later. इसकी बहुत बड़ी गलती है और इस गलती में श्रेय बीजेपी का नहीं है। इस गलती में श्रेय कांग्रेस पार्टी के उस अहंकार का है जिस अहंकार ने इंडिया गठबंधन बनाया और बनाकर तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाया। 1 सेकंड में अखिलेश यादव को, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अखिलेश कौन अखिलेश ये कहकर अपमानित किया। उस अपमान का बदला मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है कि जितने अखिलेश समर्थक या फिर पिछड़ा वोटर है, उस वोटर ने ये देखा है कि कमलनाथ ने एक पिछड़े नेता के बारे में जो आप ही के साथ गठबंधन में है, जिसने इतना दौड़ कर भाग कर गठबंधन को बनाने में मेहनत की है, उस व्यक्ति को आप कौन अखिलेश कहते हैं। अच्छा भरत जी, यही सवाल मेरा सौरभ जी से है कि जो एक फैक्ट भरत जी ने बताया कि ये कारण हो सकता है जिसका गुस्सा हम इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्या आपको भी लगता है कि ये कोई कारण हो सकता है? देखिए छत्तीसगढ़ में भी बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस 38 और बीजेपी 40 पर पहुंच चुकी है। क्या बात है। सोचिए ये लोग पत्रकार हैं, अब ये लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, खलियर हो चुके हैं, लेकिन बड़ा सेटअप तैयार हो चुका है इन लोगों का। पैसे की कोई कमी नहीं है, माल की कोई कमी नहीं है। इतना तो सही है कि ये वफादारी का इनाम इन सबको मिल जाएगा, क्योंकि जिस ढंग से वफादारी दिखा रहे थे इनको वफादारी का इनाम मिल जाएगा, व्यूअरशिप इन्हें मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये मार्केट में जाते होंगे, अपने घर वालों का चेहरा दिखाते होंगे, तो लज्जा तो आती होगी, थोड़ी सी बेशर्मी। तो मतलब इस बेशर्मी पर बच्चे सवाल करते होंगे कि क्या ये सब क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हें जमीनी हकीकत नहीं समझ में आ रही है। इंटरेस्टिंग सर चीज है, क्योंकि मैंने सालों टेलीविजन चैनल में काम किया। शुरुआत का जो रुझान होता है आमतौर पे, यदि आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो शुरुआत का रुझान उस जितने भी टेलीविजन, जैसे जेम्स राय का जो टेलीविजन था पहले, प्रणय जेम्स राय का, उसके अब तो खैर चीजें बदल गई हैं। आप टेलीविजन चैनलों पे देखेंगे 8 से 9 का जो रुझान होता है वो उस चैनल का बेसिक कैरेक्टर होगा। आप देखेंगे रिपब्लिक पर वो रुझान कुछ रहेगा, एनडीटीवी पे कुछ रहेगा, न्यूज 20 पे कुछ रहेगा, इंडिया टीवी पे कुछ रहेगा। इंडिया टीवी जो रजत शर्मा का है वो अपने एजेंडे पे चल रहा था, जो उसने एग्जिट पोल लाया। न्यूज 24 8 से 9 तक अपने एजेंडे पे चल रहा था, जो उसने लाया। मतलब वो सही नहीं दिखा रहे होते हैं, क्योंकि उस समय तक वो खेल सकते हैं। उस समय तक जो इलेक्शन कमीशन का जो रिपोर्ट नहीं आया हुआ होता, इलेक्शन कमीशन एकदम परफेक्ट देता है जो होता है। क्या वजह है कि आप सालों से सर देख रहे होंगे, जब एग्जिट पोल के जब चुनाव परिणाम आ रहे होते हैं तो अलग अलग टेलीविजनों पे अलग अलग दिखाई देते होंगे। उसकी वजह आपको देखेंगे कि उस चैनल का जो अपना कैरेक्टर है। अब रजत बाबू जो है, उनकी दाल मुझे लगता है गल नहीं रही है सरकार में, तो वो शुरुआत में 8 से 9 तक जो उनका आप देखेंगे वो बिल्कुल कई राज्यों में कांग्रेस को जितवा रहे थे। उसी ढंग से ये जो लड़कियां जो कूद रही थी, क्यों कूद रही थी? यही नहीं कूद रही थी, ये कूद रही थी कि अपने मुताबिक के चैनल देख रही थी। ये देख रही थी किसको? राजीव शुक्ला के चैनल को। उसे लग रहा था अरे बिल्कुल भाई जो मन में चल रहा है आप वही आ रहा है। ऐसे नहीं कूद रही थी, कुछ तो दिखा के कूद रही थी ना। मतलब इसका मतलब है कि 8 से 9 के बीच उन चैनलों पे वही चीज दिखाया जा रहा था जो वो अपने मन को चाह रहे थे। तो इसीलिए ये दिखता है इस देश को। लेकिन कमाल की बात है कि सर ये लोग सालों तक इस पत्रकारिता जैसे पेशे में सुप्रीमो रहे। ये हाथ मसल कर यूं बहुत क्रांतिकारी कर रहे होते हैं बेचारे। उन्होंने दाढ़ी पर पेटेंट कर लिया था। उनके सामने कोई पत्रकार दाढ़ी लेके चला था, क्यों तुम दाढ़ी क्यों नहीं कटाते हो? मतलब उन्हें लगता था दाढ़ी विद्वता का प्रमाण है और वही विद्वान एकमात्र है। हमेशा हाथ में किताब लेते हुए पढ़ने की मुद्रा में रहते थे। क्या पढ़ते हैं और क्या बोलते हैं खुद ही किसी को नहीं समझ में आता।
उन्होंने एग्जिट पोल के से बाद चुनाव परिणाम से एक रात पहले कह दिया कल ऐसे हो जाएगा। कल जो है वो 2023 की तस्वीर जो है वो 24 की तस्वीर खुल करके आ जाएगी। ये स्थिति है इन लोगों की, ये समझ में नहीं आता। और यही लोग हैं सर जो 2022 में और बाद में क्या बोले प्रदेश में जब आ गई इस तस्वीर मैंने देख नहीं पाया क्योंकि उनको झेलना बहुत मुश्किल है। ट्विटर पे या कुछ लोग जो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं तो पुरानी देख पाया हूं। बाद में क्या निर्लज्जता पे उतर जाएंगे, ये बाद में कहेंगे क्या, अब जो हो सकता है वीडियो उनका आ गया होगा, इतना परसेंट है, वो 40% है, बीजेपी 42% है, 2% का तो अंतर है। अरे एक सीट से अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, एक वोट से। अब ये तब क्या करें, 42% बीजेपी का खाया, 39% का, 3% की तो कमी है। 29% वोट से अखिलेश यादव के पप्पा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 31% वोट लेकर के लालू यादव सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, MY समीकरण से बाकी जातियों का विभाजन। तो परिणाम से अपने ढंग से लोग व्याख्या करने लगते हैं। अब ये थेथरोलॉजी पे आ जाएंगे, 2% ही तो कम हुआ। अब मैं देख रहा था कि कुछ और वीडियोस घूम रहे हैं, वो वही आकलन कर रहे हैं कि 2% तो कम है, 1.5% कम है। और ये समाजवादी, अरे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सबके तो जमानत जब्त हो गए सर। एक जो चल रहा है खास कि 5 प्रदेशों का जब एक साथ वोट देखा जाएगा तब पता चलता है कि कांग्रेस के वोट 10 लाख ज्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो भी मैंने देखा। हाँ, तो 10 अब लाख सोचिए ज्यादा है। अब आप ये बताइए कि तेलंगाना जहां बीजेपी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, एक सीट जीती थी पिछली बार, बाद में बाई इलेक्शन में 2-3 और निकाल के लाई थी, तो जहां एक सीट जीती हुई थी उस पार्टी को कह रहे हैं कि साहब की वो उससे हम जीत गए। अरे बड़ी अजीब सी बात है। जहां जीतना था, जहां तुम्हारा डायरेक्ट मुकाबला था, वहां तो तीनों हार गए, लेकिन कह रहे नहीं हम वहां देखिए हम तेलंगाना में जीत गए और साउथ से हमने बीजेपी को आउट कर दिया। अरे यार तेलंगाना में तो पहले से ही आउट थी, तुमने क्या कमाल कर दिया। और कर्नाटका में तो पिछली बार भी हारे थे ना, सरकार तो इन्हीं की बनी थी। 2018 में सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की, उन्हीं की, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनी थी और JDS के मुख्यमंत्री बनाए थे इन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि साहब की नहीं अब तो पता नहीं क्या कमाल हो गया। और वहीं उनके 26 सीटें हार गए थे ये कर्नाटका में। अब ये कह रहे हैं कि देखिए एक और आया है, एक और बताता हूँ। जो विशेष जो एक आया है वो ये आया है कि साहब देखिए ऐसा है, ये एक और नाम भूल रहा हूँ कौन साहब थे जो ये ज्ञान दे रहे थे कि 2018 में ये तीनों प्रदेश हारी थी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए वो 2019 में लोकसभा के इलेक्शन में ये तीनों स्टेट जीत गई थी। इसलिए कांग्रेस ने जानबूझ के ये तीनों स्टेट हारी हैं जिससे कि वो 2024 में यहाँ पर जीत जाए। ये ऐसे वफादार हैं जो खुशफहमी देते हैं, उन्हें खुशफहमी देते हैं। नहीं तो नींद में अच्छी बातें आप सो रहे हैं और आपको अच्छे सपने दिखाए जा रहे हैं। तो दरअसल ये ऐसे पिस्सू हैं, ऐसे खैरात के खिलाड़ी हैं जो कांग्रेस पार्टी को मूर्ख बना करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ये सब वही किस्म के लोग हैं जो अब देखिए ये कमाल का है कि 2018 में तुम जीते तो लोकसभा का परिणाम दूसरा हुआ, अब दूसरा परिणाम कुछ और होगा। अब तो जूतम पैजार दूसरे तरफ हो रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि हमें इस एनडी पेंडी गैंग से कोई मतलब नहीं, 6 तारीख को वो नहीं आ रहे हैं। नीतीश बाबू बीमार हो गए हैं, वो गजब नौटंकी खेल रहे हैं कि वो अपने राज्यसभा उपसभापति जो बने हुए हैं उनको नरेंद्र मोदी के पास छोड़ा हुआ है। अब ऐसा गठबंधन है कि आप दिन रात भा रहे हैं और हरिवंश जी राज्यसभा के उपसभापति बने हुए हैं और वो नीतीश कुमार बीमार पड़ रहे हैं। वो कह रहे कि हम बीमार हो गए। लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे फिर उस कंडीशन में? ये एनडी गठबंधन का क्या होगा? ये सब उम्मीद पाले हुए तक ये गठबंधन बनेगा राज्यों के सहयोग से, फिर वो दौर आएगा। दरअसल सर इन लोगों को ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियां जब होंगी तो सेटिंग गेटिंग करने, उसे मंत्री बनाना, जो राडिया टेप की दलाली में इन लोगों का चरित्र दिखा था
वो सब चीजें उनको कमाने धमाने का मौका मिल पाएगा। इसीलिए चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, ये जितने दलाल पत्रकार जो खलियर हो चुके हैं ये कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, ऐसा नहीं है। ये ठीक उसी ढंग से समझिए कि छोटा पैजामा जो आप कहते हैं ना, छोटा पैजामा वाला जो वोट है, मैं बार बार इशारा करता हूं कि दिल्ली में वो कांग्रेस को वोट करते हैं, नहीं करते, आम आदमी पार्टी को करते हैं। आम आदमी पार्टी को के कैरेक्टर को वो कभी पसंद नहीं करते, फिर भी आम आदमी पार्टी को वोट करते। अब ये सोचिए कि मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में कांग्रेस को क्यों नहीं जाता? कांग्रेस से यदि इतना प्रेम है तो ये बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, इन राज्यों में क्यों नहीं देते? इसका और ठीक यही ढंग है ये खैरात के खिलाड़ियों का, जिनका नेशन से, समाज से कोई मतलब नहीं है, उनका उद्देश्य कुछ और होता है। इसीलिए ऐसा नहीं वो कांग्रेस के समर्थक हैं। तो आप देखेंगे कि सजा याफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव का भजन खूब गाएंगे। ये जितने भी आप लोग हैं वो आपको सजा याफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव का भजन खूब गाएंगे। वजह क्या है? इन्हें लगता है कि टूट फूट का दौर आएगा जो 90 के दशक में हुआ करता था। उस दौर में लोगों ने खूब माल पीटा था। अब वो लोग बेचारे या तो स्वर्ग सिधार गए, उस दौर के बड़े बड़े संपादक, या फिर अब उस कंडीशन में नहीं। तो इन्हें जो उस दौर में जो सीख रहे थे उन्हें लग रहा हमें हमारा दौर नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए ऐसा नहीं कि कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, यदि कांग्रेस के शुभचिंतक होते तो सही मायने में उनका कुछ भला कर देते। ये भ्रम में डाले हुए हैं। और कमाल की बात यह कि आप 2022 को याद कीजिए, 2022 में लोगों ने पूरा कैसा परसेप्शन क्रिएट किया था, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, योगी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कमाल की बात यह सर, इन लोगों को रतौंधी है, दिनौदी है, उत्तर प्रदेश में विकास दिख ही नहीं रहा है। आपके बगल में उत्तर प्रदेश है, राजस्थान के, और देखिए फर्क राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में देखिए, हमारा बिहार उसी से सटा हुआ है। एक भी एक्सप्रेस वे बिहार के पास नहीं है, और पूरे उत्तर प्रदेश को योगी काल में एक्सप्रेस वे से भर दिया गया है। बिजली की शिकायत, अभी मैं बाड़मेर आपके बॉर्डर पे गया हुआ, सबसे आखिर जो मुनावा बॉर्डर है, वहां सड़कें बन रही हैं। कोई पत्रकार को मुझे बॉर्डर पे मिल गए, मेरे जो बीएसएफ के जवान थे, वो मेरा शो देखा करते थे। जो ही मैंने अपना कार्ड आगे किया, आधार कार्ड, तो आवाज से ही पहचान गए। उन्होंने कहा यहां तक तो हमारी गाड़ियां नहीं आती थी, और वो बड़ी बड़ी गाड़ी, आप देखिए चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही है। वहां के लोग कह रहे हैं कि हम तो सर अब महसूस कर रहे हैं कि हम भारत में हैं। तो क्या ये बदलाव लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? ये कैसे लोग हैं कि इनको बदलाव नहीं दिख रहा है? ये कैसे नफरती गैंग है जिनको लगता है कि बदलाव बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है? तो मुझे लग रहा है कि जनता जो है इन लोगों को अब मुंह पे तमाचा जोर जोर का मार रही है, और इन्हें जो भ्रम था कि ये जो दिखाएंगे वही दिखेगा। और आज के दौर में हम जैसे, आप जैसे लोग जो हैं, ऐसे हम और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आईना सही मायने में दिखा पा रहे हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, गलत क्या है, फरेब क्या है और सच क्या है सर। जी हाँ, और बिल्कुल एक आपने देखा कि नहीं देखा, ये जो हमारे सबसे बड़े वाले जो हैं, मतलब उनको क्या कहें, विशेषण आप अपने आप चुन लीजिए। उन्होंने रिजल्ट वाले दिन 5 लोग इकट्ठे आए, 5-6, और उन्होंने एक लाइव चलाया, रिजल्ट्स विद इंडिपेंडेंट मीडिया। और वो रिजल्ट्स विद इंडिपेंडेंट मीडिया में कौन कौन थे साहब? उसमें न्यूज लॉन्ड्री था, उसमें वायर था। अब हंसे मत, न्यूज लॉन्ड्री आप इंडिपेंडेंट जोड़ रहे हैं लोगों के नाम के साथ सर, तो हंसना मैं देख के बोल रहा हूँ, मेरे सामने खुली हुई है चैनल, और रिजल्ट्स विद इंडिपेंडेंट मीडिया, और वो कोई 7-8 घंटे की स्ट्रीम है। इतनी लंबी स्ट्रीम थी मैं आपको बता नहीं सकता। 6 घंटे 7 घंटे, कोई 7 घंटे 55 मिनट की स्ट्रीम है, बताइए। और हाँ जी, रिजल्ट्स विद इंडिपेंडेंट मीडिया, इलेक्शंस विद इंडिपेंडेंट मीडिया, ये उन्होंने उसके ऊपर वो चला रखा था, ब्रांड बना रखा था उसका। और उसमें स्क्रॉल था, वायर था, न्यूज लॉन्ड्री था, न्यूज मिनट था, और शायद क्विंट था उसके अंदर, वायर तो था ही, वायर द लायर। तो इन्होंने मिलके साहब जबरदस्त एक कवरेज किया, और कवरेज शुरू होता है और फिर 8 घंटे बाद कैसे ख़त्म होता है,
तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं देते हुए यदि आप उसको आरंभ में देख लें और लास्ट में देख लें, ये साइमल्टेनियसली इसका टेलीकास्ट है। मेरे सामने तो ये न्यूज़ लॉन्ड्री खुली हुई है और न्यूज़ लॉन्ड्री पे तबस्सुम बरनागर वाला बोल रही हैं और ऐसे-ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं जिनको सुन के साहब दिमाग घूम जाता है कि यार ऐसा भी कोई तर्क हो सकता है क्या? और उसमें से आपने भी जो बेस्ट था वो तो सुना ही था, आरफा खानम वाला। उसके अलावा हमारे योगेंद्र यादव जो हैं वो इन सभी स्थानों पर घूम-घूम कर अपना ज्ञान देते आए हैं और बता रहे थे कि साहब मध्य प्रदेश वाला आपको कैसे नहीं दिखा? यदि 98 डिग्री होता है या 99 डिग्री होता है, यदि बुखार 99 डिग्री होता है तो उसके लिए थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है। योगेंद्र यादव कह रहे थे, इसी पे इंडिपेंडेंट न्यूज़ मीडिया पे। लेकिन जब बुखार 103 डिग्री होता है तो कोई भी हाथ लगा के पता कर सकता है कि 103 डिग्री बताइए। बुखार है। तो आप और ये देश के को सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट थे सर एक समय हाँ, में। तो साहब ये मध्य प्रदेश में कैसे नहीं पता चला हम लोगों को? ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। कहने का मतलब ये है कि वो पूरा नैरेटिव बाद में ये बना रहे थे कि ये तो था नहीं, इसमें तो कुछ गड़बड़ हुई है और उसके बाद फिर आपने देखा वो वापस वो ईवीएम आ गया, ईवीएम का इश्यू। अब प्रॉब्लम ये है कि साहब ईवीएम जो है वो कुछ इस तरह के हैक की जाती है कि विंध्य पर्वत के उत्तर में तो वो दूसरी तरह से बिहेव करती है और विंध्य पर्वत के दक्षिण में वो दूसरी तरह से बिहेव करती है। ऐसी कौन-सी ईवीएम है जबकि हमें पता है क्योंकि मैंने तो इतने सारे इलेक्शंस ऑब्ज़र्व किए हैं, सब किए। सारा का सारा रैंडमाइज़ेशन होता है। यानी जब ईवीएम अलॉट होती है उसको भी अगर मान लीजिए फैक्ट्री सारी हैदराबाद में है, वहाँ से ईवीएम निकली और एक बैच है, मान लीजिए 2000 ईवीएम्स का। तो 2000 ईवीएम्स में अगर 5 प्रदेशों में जानी है, तो कौन-कौन से नंबर की ईवीएम कहाँ-कहाँ जाएगी, वो भी रैंडमाइज़ की जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर जब आपने तो इसे पहुँचती इंटरनली है, देखा होगा, आप तो कई वो मैं बता रहा जगह हूँ के ना, डीएम फिर रहे हैं जब तो। वो स्टेट में पहुँचती है, तो वो स्टेट से किस-किस डिस्ट्रिक्ट में कौन-कौन सी ईवीएम जाएगी, वो फिर से रैंडमाइज़ होती है। और फिर जब जिले में पहुँचती है, तो जिले में फिर से रैंडमाइज़ होती है वो, कि वो कौन-कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी। वो डीईओ उसको रैंडमाइज़ेशन कहता है। हर स्टेज पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट सामने बैठाल के तब रैंडमाइज़ेशन होता है कंप्यूटर से। और उसके बाद जब वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुँच जाती है, तो किस-किस बूथ पे कौन-कौन सी जाएगी, उसका फिर से रैंडमाइज़ेशन। अब आप ये बताइए कि इसमें अलग-अलग बिहेवियर कैसे हो सकता है दक्षिण में और उत्तर में? कमाल की बात ये, कमाल की बात ये है। और जो बात राहुल गांधी ने, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये ऐसे कहा जा रहा है, राहुल गांधी ये बात उत्तर दक्षिण वाला कह चुके हैं कि उत्तर भारत के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, दक्षिण भारत के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। क्योंकि राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने हरा दिया था, वायनाड से वो जीत करके आ गए थे। अब जो पूरी राहुल की पूरी कांग्रेस को ही लोग उत्तर भारत से खत्म कर चुके हैं, तो दक्षिण भारत में भी आपका वजूद कहां कहां है? ये तो बताइए कि दक्षिण में भी कितने राज्यों में आपका वजूद बचा हुआ है, कहां हैं आप? लेकिन अब देखिए को प्रवीण चक्रवर्ती, मैंने दिखाया था प्रवीण चक्रवर्ती राहुल गांधी के टीम में, और वो जो न्याय योजना जो राहुल गांधी का 2019 में बना था कि राहुल गांधी इससे न्याय करेंगे, चिदम्बरम के पास के साथ वही प्रवीण चक्रवर्ती थे। कल प्रवीण चक्रवर्ती ने ट्वीट किया कि उत्तर और दक्षिण के बीच एक बड़ी दरार हो गई है, फिर उसने डिलीट कर दिया। फिर उसी ढंग का ट्वीट पी चिदम्बरम के बेटा कार्ति चिदम्बरम ने किया। तो ये सर बहुत भयावह कंडीशन है, और मुझे लगता है कि मीडिया के एक वर्ग के माध्यम से ये खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है इनके ट्विटर हैंडल्स के ट्वीट्स के बहुत मायने नहीं है। इनके ट्वीट्स उठा करके यदि ये पत्रकार गैंग इसे यदि फैलाएंगे, तो ये देश में एक तरह से एक खाई बंटवारे की स्थिति। इन्हें लगता है कि एक वर्ग विशेष का वोट तो इनके पास है ही है, जिससे दावा करते हैं कि 35-36% हमारे पास हो जा रहे हैं। इन्हें लगता है वो वोट तो है ही, अब उत्तर और दक्षिण में यदि हम देश को बांट दें, देश को, जैसे राहुल गांधी कहते थे ना कि टुकड़ों में करने की जरूरत है, भारत एक कभी भी एकत्रित देश नहीं रहा है। एक एजेंडा बड़ा है और मोदी इसके मास्टर हैं, वो सब षड्यंत्र समझ जाते हैं। इसीलिए पहली बार योगी स्टाइल उन्होंने कही, सर हमने शुरुआत ही हम लोगों ने इसी बात से की थी, गर्मी और ठंडी की बात,
तो प्रधानमंत्री जब पारंपरिक रूप से पार्लियामेंट के बाहर, जब मतलब पार्लियामेंट में जाने से पहले जो फर्स्ट डे होता है किसी भी सेशन का, पार्लियामेंट सेशन का, उसमें वो मीडिया के सामने आते हैं। तो उन्होंने शुरुआत ही कहा ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, इस बार लेट से आई है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है। तो इशारा उन्होंने क्या योगी स्टाइल में कि गर्मी उतारना पड़ेगा, और साफ कहा कि अब संसद में उदंडता उस ढंग से नहीं चलेगी और देश को तोड़ने वाले, जिस तरह से योगी, आपको याद होगा 2022 में उन्होंने कहा था कि शिमला बना दूंगा मैं, तो बाद में उन्होंने शिमला बना दिया। उत्तर प्रदेश में देखिए कितना बढ़िया माहौल है, एकदम बिल्कुल शिमला जैसी ठंडक महसूस हो रही है, गर्मी में भी हुई। तो पहली बार पीएम ने जो कहा है उसे समझने की जरूरत है कि लोग बढ़िया से समझ जाए तो अच्छा है। ईडी अब किस ढंग से एक्शन में आएगी, और अब मुझे तो लगता है कि ये जो पत्रकारों का गैंग है, अब हमारे अज्ञात वीर जो काम कर रहे हैं बाहर, अब इंटरनल काम करने की जरूरत है। अब देखिए ना पाकिस्तान के जेल के अंदर, कल आपने सुना होगा सर, जेल के अंदर अब मारे जा रहे हैं। तो इन सबको भी सचेत होने की जरूरत है कि भारत विरोधी एजेंडा अब कहीं नहीं चलने वाला है। अब सुनिए साहब, मैं आपको सुनाता हूं योगेंद्र यादव जी ने वायर पर क्या कहा। योगेंद्र यादव जी वायर पर गए और वायर पर उन्होंने बनाया कि साहब आप ये देखिए कि मैं बहुत मायूस हो गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए यह हमारी हैट्रिक हो गई है, अब लोकसभा में भी हमारी हैट्रिक हो जाएगी। ये पूरा मिथक बनाया जा रहा है। इसको देखकर मैं भी एक बार मायूस हो गया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं जरा आंकड़ों को देखता हूँ। तो आंकड़ों को देखने के बाद फिर कहते हैं कि साहब पहला कदम क्या होना चाहिए, सिर्फ सीटें नहीं वोट भी देखिए। 4 राज्यों का कुल वोट 9 लाख ज्यादा है इसका, कांग्रेस का। फिर 4 राज्यों के वोट में कांग्रेस ज्यादा है। तो पहला सबक, बीजेपी नहीं कांग्रेस भारी रही है। ये देखिए साहब, ये पहला सबक है ये। फिर साहब दूसरा कदम, चुनावी इतिहास याद कीजिए। साहब चुनावी इतिहास क्या याद कीजिए, 2003 विधानसभा में बीजेपी, लोकसभा में कांग्रेस। 2008 विधानसभा में बराबर, लोकसभा में कांग्रेस। 2013 विधानसभा में बीजेपी, लोकसभा में बीजेपी। 2018 विधानसभा में कांग्रेस, लोकसभा में बीजेपी। अब इससे क्या सबक लेना चाहते हैं वो ही हम बता देते हैं। दूसरा सबक, विधानसभा के नतीजे पलट सकते हैं। कितना महान विचारक है, देखिए आप। तीसरा कदम, 2024 का समीकरण समझिए। कैसे समझिए कि बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि ये, एक मिनट में पढ़ देता हूँ। बीजेपी के लिए बचाना जरूरी, क्या, गुजरात, एमपी, बीजेपी को बचाना है। गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, और इंडिया को पलट के लिए जरूरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल। तीसरा सबक, देखिए सबक देखिए आप, इन राज्यों में जीतना बीजेपी की मजबूरी है, इंडिया की नहीं। कमाल के तर्क है, कमाल के तर्क है। क्यों? मतलब तो इसलिए कह रहे हैं कि चौथा कदम, लोकसभा चुनाव का गणित कीजिए कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 28 थी, कांग्रेस 1 थी। 2023 में 24-5 था। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में 9-2 था, 2023 में 8-3 था, 2023 में 8-3 है। और ये कह रहे, ये विधानसभा के हिसाब से निकाल रहे हैं, विधानसभा के हिसाब से। 2019 में राजस्थान में 25-0 था, लेकिन जो विधानसभा में मत आए हैं उसके हिसाब से 14-11 है। ये नहीं बता रहे कि 2018 में अगर यही हिसाब किया जाए तो सब जगह तो बीजेपी को हारना चाहिए था। तो ये तेलंगाना में कह रहे हैं कि साहब भी अब कांग्रेस जो है वो 9 सीटें जीत जाएगी। लीजिए साहब, जीत गई, अब तो जीत ही गई।
कुल सीटें जो है ये है 82, इसमें से बीजेपी 65 जीती थी, कांग्रेस 6 जीती थी। अब 2023 में विधानसभा चुनावों के अनुसार ये 65 घट के 46 हो गया है और कांग्रेस 28 पर पहुंच गई है। इस परिणाम से, ये चौथा सबक, इस परिणाम से कांग्रेस की सीट बढ़ती है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि कांग्रेस ही जीती है। बिल्कुल, ये ऐसे ही गुमराह करके, ऐसे ही भ्रम में डाल करके मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को इतने दिनों से मूर्ख बना रहे हैं। राहुल गांधी को ये मुंगेरी लाल वाला सपना दिखा रहे हैं और अपनी दुकान तय कर रहे हैं। देखिए सर, ये जितने भी खैराती हैं, ये जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये माल बढ़िया बटोर रहे हैं। भले ये मोदी का गाली देकर के, आप इनके हर वीडियोज में देखिए मोदी का नाम है। ये जितना सनसनीबाजों का गैंग है, ये सबके हर थंबनेल में मोदी है। ये मोदी के नाम पे माल बटोर रहे हैं और दूसरी तरफ दोनों, कहते हैं ना कि दोनों हाथ से लड्डू बटोर रहे हैं। ये सिर जो है इनका कराही में है, एकदम से मौज ले रहे हैं। मोदी को गाली देकर के मोदी के नाम पे कमा रहे हैं और इनको सपना दिखा दिखा कर क्या तुम्हारे दरबारी हैं, हम इनसे माल बटोर रहे हैं। ये सब रिजेक्टेड माल, चूंकि लोकप्रिय रहे, एक समय में लोकप्रिय क्या कहिए, नाम रहे तो तुरंत यूट्यूब पे आते ही सबको बड़े बड़े सब्सक्राइबर मिल गए, व्यूज मिल रहे हैं, भले ही वो गाली देने वाले हो, लेकिन इनके व्यूअरशिप देखिए। मुझे लग रहा है सरकार, या तो सरकार भी इनको इनका एजेंट, क्योंकि यदि ये नहीं रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि मोदी तो सालों से इन सबको पाले रहे हैं। चाहे गुजरात में देख लीजिए, चाहे यहां तक का देख लीजिए, ये इनको हमेशा पालते रहे हैं। अभी मैं पीछे देख रहा था, एएनआई पर इंटरव्यू देख रहा था, जो पीएम के मिश्रा जी, उनने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री ने प्लानिंग किया कि इन सबको जहाज में, पीएम के स्पेशल जहाज में घुसने नहीं देना है। और ये पूरी तरह से ये एजेंडे के तहत था। और कहा कि गुजरात कहा कि नहीं, इनको बाहर रखो, इनके पैसे, ये पब्लिक के पैसा इनके ऊपर क्यों खर्च करेंगे, ये अपने टेलीविजन चैनल से जाएं। अब प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां टीवी चैनल अपना पैसा खर्च करके भेजता। पहले क्या था, ये लोग प्रधानमंत्री के विशेष विमान में अय्यासी करते थे, महंगे शराब पीते थे, मौज करते थे, और यहां आकर के न्यूज रूम में हम जैसे पत्रकारों को ठैस दिखाते, आप देखिए ऐसी शराब थी, ये था, वो था, कहानी सुना करके ये किस्सा गोई होते थे। ये किस्सा गोई पत्रकार बड़े बनते थे, सबकी दुकान बंद कर दी गई। ये गुस्सा उनका इसके ऊपर है, ये नफरत का गुस्सा इसके ऊपर है, और उधर वो परसेप्शन क्रिएट कर। देखिए जमीन पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप खेल क्या हो रहा है। दरअसल आप क्या चाह रहे हैं कि पूरी देश में विपक्ष नामक चीज खत्म हो जाए। ये लोग ऐसा लग रहा है कि चाह रहे हैं कि इन्हें कुछ ऐसा नहीं, कई बार मुझे लगता है कि ऐसा क्या हो सकता है कि इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जिस ढंग से तर्क करते हैं उसमें साफ लगता है इन मूर्खों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि देश में क्या हो रहा है। बढ़िया है कि मोदी के नाम पर इनकी दुकान चल रही है, मोदी को गाली देने के नाम पे ही सही। आपने संभवतः अजीत अंजुम जी का जो कवरेज राजस्थान से है वो देखा होगा, आपके पुराने देखा था, नहीं देखा? अजीत मैं देख नहीं पाया, थंबनेल तो देख ही लेता हूं उतना समय। देखिए इन चिरकुटों को पता तो है कि इनके थंबनेल से हम लोग पता कर लेते हैं कि क्या बोलता होगा ये। इन्होंने खड़ा किया जवाहर कला केंद्र पे स्वयं एंकर बनके, और वहां पे खड़ा किया किसको, विजय विद्रोही, और एक हमारे यहाँ त्रिभुवन जी हैं वो, एक अविनाश कल्ला, और एक किसी और को। ये चारों के चारों जाने पहचाने चेहरे, सबको पता है कि इनकी आस्थाएं कहाँ हैं, इनकी निष्ठाएं कहाँ हैं, इनकी प्रतिबद्धता किधर है। उनको वहां पे खड़ा करके और उनसे सबसे पूछा कि क्या होने वाला है। निष्कर्ष ये निकाला कि भाई कांग्रेस तो आगे है, कांग्रेस की एज है। और उसके बाद फिर जब परिणाम आए तो परिणाम में तो फिर जैसा हमेशा उनके साथ होता है। उत्तर प्रदेश का ध्यान है आपको, क्या कर रहे थे वो उत्तर प्रदेश में, याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल याद है। पूरा गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक गन्ना छीलते हुए गए थे और मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे थे कि हम और योगी मोदी का तो पूरा हम ही लोग हैं कि हम ही लोग इनकी दुकान बंद कर सकते हैं। हम यहां से यहां तक ठेका लेके गए, गाजियाबाद से गोरखपुर तक के लिए ठेका लेके गए थे और उसका ठेका पटक दिया। सबने माहौल बना दिया था अखिलेश यादव जीत रहे हैं, और इसी ढंग से यहां पर भी बना दिया। ये सब जाने पहचान। सर सवाल ये है
कि सालों तक ये सब संपादक रहे, क्या करते होंगे उस समय। आज में इनकी छवि ये हो गई है कि ये निर्लज्ज हैं, इस तरह का धंधा करते हैं, लेकिन ये सालों संपादक रहे। सोचिए कि बड़े बड़े इन लोगों को तो लोगों ने ये माना ना कि पत्रकार हैं, निरपेक्ष होंगे, सच दिखा रहे होंगे, झूठ नहीं दिखा रहे होंगे। अब ये पता है कि सालों तक इन लोगों ने पत्रकारिता के नाम पर इस देश के साथ क्या किया है, किस शब्द का इस्तेमाल करूं, इन लोगों ने आज पता चल रहा है हमें और आपको कि सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं। कल तक तो अखबार सर छोटे शहरों में जब हम लोग गुजरते थे तो एक आदमी अखबार लेता है और बारी बारी से सब पढ़ता है, एक आदमी सुनाता है। मतलब अखबार में जो छप गया, टीवी पे जो दिख गया, न्यूज चैनल पे, उसे लोग सच मानते हैं। ये मक्कारों की टीम ने सालों कैसी पत्रकारिता की है ये समझिए, और नैतिकता की बात ये करते हैं। मतलब सोचिए, जो राजीव शुक्ला का चेला रहा हो, जो राजीव शुक्ला के अन्न पर जो पला हुआ हो, मतलब उसके बाद कहीं दूसरे जगह नौकरी इस आदमी को नहीं मिली, ये नैतिकता की बातें करता है। सिर्फ एक नहीं है, ये सबके सब वो हैं जो आज कह रहे हैं कि निरपेक्ष सत्ता के खिलाफ पत्रकारिता होनी चाहिए। तुमने कब सत्ता के खिलाफ पत्रकारिता की? इनसे पूछा जाना चाहिए। तो राजस्थान में सत्ता थी तो सत्ता के खिलाफ क्यों नहीं पत्रकारिता की? मध्य प्रदेश में सत्ता के खिलाफ कर रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं की सत्ता के खिलाफ पत्रकारिता? इनके लिए सत्ता के पत्र, ये क्या नैतिकता का क्या कहते हैं? मुझसे भी कई लोग कहते हैं नहीं ये चीज पत्रकारिता तो सत्ता के खिलाफ ही है। क्यों सत्ता के खिलाफ है? यदि सत्ता सरकार सही कर रही है तो जनता को बताया जाना चाहिए ना कि सरकार क्या कर रही है। पत्रकार का काम है जो है वो सामने जो दिख रहा है वो दिखाने का। आपका काम जो है उसे दिखाने का है, झूठ बोलने का नहीं। लेकिन इन लोगों ने यही पेशा बना लिया और अब तो पूरी तरह से चीजें साफ हो गई है। अब तो इनकी पूरी निष्ठा जो दिख गई है, पूरा खेल खुल गया है। अब देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। जी हाँ, जी हाँ। उस दिन बड़ा एंजॉय किया मैंने, वैसे एंटरटेनमेंट मेरा हुआ। सत्य हिंदी पे गया मैं, अजीत अंजुम भी देखा मैंने, और आपके इलेक्शंस विद इंडिपेंडेंट मीडिया भी देखा। आनंद आया। और मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि यदि आपको वास्तविक आनंद लेना है कि भाई चिरकुटही क्या होती है, और चिरकुटही करने के बाद में जब पिछवाड़े में आग लग जाती है तब क्या स्थिति होती है, कैसे उछलते हैं कूदते हैं, वो देखना हो तो इन चैनल्स का इलेक्शन के दिन वाला जो कवरेज है वो अवश्य देखें, अवश्य देखें। बिल्कुल, विश्लेषण तो ये लोग अभी भी कर रहे हैं। और विशेषकर से यूट्यूब पे योगेंद्र यादव करके, योगेंद्र यादव जहां जहां दिखे वहां देखिए। पहले दिन तो बहुत ही निराश थे कि ये क्या हो गया, किस आपके है ये 103 का टेम्परेचर हाथ लगा के कोई देख सकता है, वो भी नहीं देख पाए हम लोग। क्या हो रहा है ये। तो उसके तुरंत बाद जैसे ही उन्होंने ये क्यों दिया तो वैसे ही कांग्रेस वाले ईवीएम का वो लेके आ गए। फिर किसी ने बताया यार अपन उधर जीत रहे हैं तेलंगाना में, तो फिर वो वापस रख लिया गया। तो भाई आनंद तो लेते रहना चाहिए मेरे विचार से। बिल्कुल सर, आनंद लेते रहना चाहिए। आनंद की दर्शक भी आनंद लेते रहे। इसी आनंद की और भी अपेक्षा आप लोग भी करें, दर्शक भी, आप लोग भी आनंद लें। आप सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कार्यक्रम का समापन करता हूं। मनीष ठाकुर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।